नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वायर में। तो हम इस वीडियो में एनवायरनमेंट पेडागोजी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिए। और चलिए हम बात करते हैं हमारे सेशन की। ठीक है, सेशन का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, शिक्षण सहायक सामग्री का या के लाभ है। शिक्षण सहायक सामग्री मतलब कि TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, मतलब TLM की बात यहाँ पर की गई है। शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ है, ठीक है, वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, इससे पाठ अधिक सरल, रोचक और मनोरंजक बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी, इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमको बताना है कि शिक्षण सहायक सामग्री के क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स, जब हम पढ़ाते हैं तो अगर हम TLM का यूज़ कर रहे हैं तो पाठ अधिक सरल भी लगता है, रोचक भी लगता है और मनोरंजक भी हो जाता है। ठीक है, और इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि भी उत्पन्न हो जाती है और इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें लाभ की, तो ये सारे के सारे क्या है, TLM के लाभ है, शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, एक अध्यापक घर में अपने प्रत्येक छात्र को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ठीक है, नहीं है वाला बताना है हमको। ठीक है, मतलब इसमें 3 कोई ऐसे अभिप्राय होंगे, है ना, ये जो शिक्षक है वो अपने छात्रों को घर की जो रद्दी सामग्री है उससे उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, उसमें से 3 अभिप्राय है और एक कोई है ऐसा जो नहीं है, तो हमें नहीं है वाला ढूंढना है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक अध्यापक है जो अपने घर में प्रत्येक छात्र को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है। तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के विषय में निर्णय करना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। ऑप्शन नंबर डी, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो क्या नहीं है? ठीक है, तो सृजनशीलता का विकास भी होगा ही होगा, पुनः चक्रण का भी उपयोग, मतलब पुनः चक्रण का ज्ञान बच्चों को मिलेगा। ठीक है, और वह जो कूड़े से बनी, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल से चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी बनती है, तो उसकी प्रदर्शनी के लिए आयोजित करना, ये भी उद्देश्य हो सकता है। परंतु फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि उद्देश्य नहीं है, अभिप्राय नहीं है, तो यहाँ पर प्रश्न ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स, वो अभिप्राय नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के विषय में निर्णय करना। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं। ठीक है, पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं। पुनर्बलन जो होता है उस कौशल का उपयोग हम किस हेतु करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण का अग्रसरण हेतु। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के प्रोत्साहन हेतु। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुनर्बलन कौशल का उपयोग हम क्यों करते हैं, किस हेतु करते हैं? तो शिक्षण का अग्रसरण यानी कि आगे बढ़ाने के लिए भी हम पुनर्बलन का उपयोग करते हैं कि भाई हमने जो पढ़ाया हुआ है, मान लेते हैं हमने जल चक्र पढ़ाया है। ठीक है, मान रहे हैं हमने जल चक्र पढ़ाया है, तो हम बच्चों से पुनः उस पर प्रश्न पूछेंगे कि उनको समझ में आया, नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो पुनर्बलन हम उसका लेंगे। ठीक है, तो शिक्षण का अग्रसरण हेतु यानी कि हम उसे आगे बढ़ाने के लिए पुनर्बलन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, छात्रों को प्रोत्साहन हेतु, मतलब अगर उन्हें समझ में आ गया, मतलब पूरा टॉपिक उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो उनका प्रोत्साहन भी हम बढ़ा सकते हैं। और अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ओके तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। ठीक है,
किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? मतलब कौन सी ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री है जिससे छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? ठीक है, पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है, वो भी उच्च कोटि का। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी चार्ट, ऑप्शन नंबर सी रेडियो, ऑप्शन नंबर डी टेलीविजन। तो हमको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स कि ऐसा कौन सा यहाँ पर कौन सी वस्तु है जिससे छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो चार्ट, रेडियो, टेलीविजन, इन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो रहेगा वो रहेगा हमारा कंप्यूटर। ओके, तो हमारा जो आंसर है फ्रेंड्स वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्क इस तथ्य पर आधारित है, मतलब श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्क जो है इस तथ्य पर आधारित है। इन 4 तथ्यों में से हमको एक कोई ऐसा तथ्य ढूंढना है जिस पर श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय होती है। और ऑप्शन नंबर डी, यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर हमें कौन से तथ्य पर श्रव्य दृश्य साधन का उपयोग आधारित है वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा, देखिए श्रव्य और दृश्य मतलब हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी दोनों की दोनों जो इंद्रियां हैं, ठीक है, दोनों की दोनों जो इंद्रियां है वो क्या हो रही है, ये मतलब कहना चाहिए श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग के लिए ये क्या है फ्रेंड्स, उपयोगी है। क्योंकि यानी कि हमारी दोनों की दोनों इंद्रियां जो है वो एक्टिव है। यहाँ पर हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अगर हम कोई भी टॉपिक देख रहे हैं या कोई भी चीज़ देख रहे हैं हम, ठीक है, कोई भी सिद्धांत हम समझ रहे हैं, तो अगर उसे देख भी रहे और सुन भी रहे तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमारी दोनों की दोनों इंद्रियां क्या है, सक्रिय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी चार्ट, ऑप्शन नंबर सी रेडियो एंड ऑप्शन नंबर डी टेलीविजन। केवल और केवल दृश्य शिक्षण बोला है, दृश्य यानी सिर्फ हम देख सकते हैं वो वाला शिक्षण सामग्री बोला गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर में हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, चार्ट को हम देख सकते हैं और रेडियो को केवल हम सुन सकते हैं, मतलब ये केवल और केवल श्रव्य है रेडियो। ठीक है, और टेलीविजन दृश्य श्रव्य दोनों है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ट, क्योंकि चार्ट जो होता है उसे हम केवल और केवल देख सकते हैं। जैसे ये अगर एक चार्ट है तो हम इसे केवल देख सकते हैं, इसे हम सुन नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनके अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकता है। ठीक है, बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनके अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक होगा। जब हम बालक को निरीक्षण और परीक्षण के अवसर देंगे तो उनके मतलब उनकी जो अवलोकन शक्ति है उसके विकास में सर्वाधिक क्या सहायक होगा वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी रेडियो, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी टेलीविजन। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो होगा वास्तविक पदार्थ। ठीक है, मतलब अगर हम कोई भी वास्तविक पदार्थ बच्चे को देंगे निरीक्षण और परीक्षण करने हेतु तो उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा अवलोकन शक्ति का विकास होगा। ठीक है, जैसे अगर हमें पासा समझाना है, ठीक है, अगर हम पासा समझाएंगे तो हम उसे ये मतलब अगर जब हम उसे पासा जो रियल वाला पासा है वो अगर उसे हाथ में देंगे तो उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई पासे में कितने फलक होते हैं, कैसा होता है पासा देखने में। ठीक है, उसकी त्रिविमीय संरचना जो होती है वो कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें उसे समझ में आ जाएंगी अगर हम उसे वास्तविक पदार्थ देंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 7। ओके, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यह है प्रश्न नंबर 8। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होना चाहिए? ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे,
ऑप्शन नंबर बी सुंदर तथा आकर्षक हो। ऑप्शन नंबर सी बालक को विचलित करने वाला हो। और ऑप्शन नंबर डी बालकों की रुचि को बढ़ाने वाला हो। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होना चाहिए वो हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसी होना चाहिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मतलब जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, यानी कि हम जो उद्देश्य से उसे लाए हैं तो वैसी वो सामग्री होना चाहिए, मतलब उसमें सहायता उसने करना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का मॉडल, जैसे कि हम मतलब हम क्या है ताजमहल का एक वीडियो लाए हैं। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री हम ताजमहल का एक वीडियो लाए तो हमको उस वीडियो में इतनी क्वालिटी लाना चाहिए या वो ऐसी क्वालिटी का वीडियो लाना चाहिए कि उसमें जो हमारा उद्देश्य है, भाई हमें ताजमहल बताना है बच्चों को, तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो बच्चों को समझ में भी आ जाएगा और हमारे उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाएगी। तो ऐसी सामग्री होना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये है फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। ठीक है, बालकों निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। ठीक है, बालकों में, यहाँ पर एक शब्द टाइपिंग में, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है क्या? निरीक्षण बोला है उन्होंने। ठीक है, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता में के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए भ्रमण, ऑप्शन नंबर बी चार्ट, ऑप्शन नंबर सी नमूना, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर। तो हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा क्या मदद करता है बालक के निरीक्षण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर हम बच्चे को घुमाने कहीं पर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो जैसे हमको एक पार्क लेकर जाना है बच्चों को। ठीक है, पार्क लेकर जाना है, तो क्या हम उसे जब भ्रमण करने ले जाएंगे तब वो अच्छे से समझ पाएगा, या हम उसे पार्क का एक चार्ट दे देंगे तब समझ में आ जाएगा, या केवल और केवल उसका नमूना दे देंगे तब समझ में आ जाएगा, या हम उसे कंप्यूटर के थ्रू से समझा देंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम निरीक्षण करने की योग्यता अगर बच्चे में विकसित करना चाह रहे हैं तो हम उसे भ्रमण के लिए लेकर जाएंगे। मतलब अगर बच्चा उसे देख रहा है, ठीक है, उस पार्क को वो बहुत पास से देख रहा है या वहाँ वो घूमने गया है, तो उसमें निरीक्षण करने की क्षमता बहुत अधिक वृद्धि करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ना ही चार्ट से, ना ही नमूने से और ना ही कंप्यूटर से उतनी ज़्यादा वो कर पाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। मोहिनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। ठीक है, जो मोहिनी है वो शिक्षिका है और कक्षा में जब वह पर्यावरण अध्ययन को पढ़ा रही है तब वो दृश्य और श्रव्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो क्योंकि ये ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा को आराम उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन नंबर सी अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर बताना है अधिगम वृद्धि में, अधिगम वृद्धि लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या कर लीजिए, अधिगम वृद्धि कर लीजिए। ठीक है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अगर मोहिनी पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रही है, श्रव्य दृश्य सामग्री का भी प्रयोग कर रही है और अपनी शारीरिक गतिविधियों का भी उपयोग कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये जो अधिगम की वृद्धि होगी और उसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि जब दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग हो रहा है, गतिविधि का भी उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी अधिक से अधिक इंद्रियां एक्टिव रहेगी और जिससे हमें बहुत अच्छे से विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11वें की। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11वां, दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में शिक्षण के समय किसका प्रयोग सर्वाधिक अच्छा हो सकता है। ठीक है, दूर स्थित किसी विषय, वस्तु या स्थान के विषय में शिक्षण के समय किसका प्रयोग सर्वाधिक अच्छा हो सकता है। मान लेते हैं कि कोई विषय वस्तु बहुत ही दूर है, वहां पर हम बच्चों को नहीं लेकर जा सकते या उससे हम उसको हूबहू परिचित नहीं करवा सकते, तो उस समय में सबसे अच्छा क्या होगा, क्या हम उसे उसका चित्र दिखा दें बच्चों को, ऑप्शन नंबर बी के चार्ट के थ्रू समझा दें, ऑप्शन नंबर सी नमूने के थ्रू, या कंप्यूटर के थ्रू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी विषय वस्तु दूर स्थित है, ठीक है, दूर स्थित है, तो क्या होगा कि हम उसका क्या करें, नमूना दिखा दें। ठीक है, मतलब अगर लाल किला हमें बताना है तो हम ना कि उसका चित्र दिखाएं, ना कि चार्ट, ना कि कंप्यूटर के द्वारा, हम क्या करें, लाल किले का नमूना दिखा दें। मतलब कि लाल किले की जैसी
बिल्डिंग है उसी तरीके का हम क्या करें, उसे ऐसा कुछ नमूना दिखा दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां। ठीक है, किससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास संभव है? ठीक है, किससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास संभव है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी रेडियो, ऑप्शन नंबर सी टेलीविजन, ऑप्शन नंबर डी यह सभी। कल्पना शक्ति का विकास संभव है मतलब इन चारों में से कोई ऐसा है जो कल्पना शक्ति का विकास कर रहा है बच्चे की। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से हम अगर कंप्यूटर का उपयोग करेंगे तब भी बच्चे कल्पना शक्ति का विकास करेंगे, उनके मस्तिष्क में बहुत सारी कल्पनाएं आएंगी। रेडियो का उपयोग करेंगे तब भी, और टेलीविजन का, मतलब यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन क्या हमारे सही है, यानी कि यह सभी क्या है हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13वां। ठीक है, रितिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए क्या करेगी? रितिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के ईंधन पढ़ाना है, तो वो परिचित कराने के लिए क्या करेगी? ऑप्शन नंबर ए चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर देगी। ऑप्शन नंबर बी कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकती है। ठीक है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा देगी। या ऑप्शन नंबर सी बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहेंगी। या ऑप्शन नंबर डी एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार, ये इमरान नहीं है फ्रेंड्स, ये है ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि चार्ट के द्वारा भी उतना इफेक्टिव वो नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम ईंधन के नमूने बताएंगे तो वो भी उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि हाँ अगर हम फिल्म दिखा रहे हैं, देखिए ऑप्शन की तुलना कीजिए, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इफेक्टिव है, लेकिन ये इससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वही हमारा आंसर होगा। पेडागोजी में तो ये नियम लागू होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि हमें सारे के सारे ऑप्शन जो है, कम से कम 2 ऑप्शन हमें सही लगते हैं, और परंतु होता यह है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वही आंसर होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रितिका अगर बच्चों को एक लघु फिल्म दिखा रही है और साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। विद्यार्थियों को मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? विद्यार्थियों को मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमें मानचित्र पढ़ना है तो हमें क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग और पेंटिंग के विलक्षणों को मतलब ड्राइंग और पेंटिंग के विलक्षणों का ज्ञान होना चाहिए उसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कुशलता। ठीक है, चलाता नहीं है, यहाँ पर क्या है कुशलता है फ्रेंड्स। ठीक है, ड्राइंग और पेंटिंग के विलक्षणों में कुशलता अगर है बच्चे तो क्या वो मैप पढ़ सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्तितात्मक, ठीक है, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ठीक है, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल होना चाहिए, मतलब जो उनकी अभिव्यक्ति है उनको बाहर निकालने के लिए संप्रेषण कौशल अगर है तो क्या बच्चे मानचित्र पढ़ सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करना, या ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का प्रयोग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम यहाँ पर सभी ऑप्शन की अगर तुलना करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर बच्चे को, ठीक है, अगर बच्चे को स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थितियों की समझ है तो वो मानचित्र को बहुत अच्छे से देख लेगा। ठीक है, मतलब अगर उसे जैसे ग्लोब की स्थिति दर्शाने के स्केच और गणना, ये ऑप्शन बिल्कुल मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर बच्चे को दिशा ही नहीं पता, ये जैसे कि ग्लोब है, ठीक है, मान लेते हैं इसे हम ग्लोब मान लेते हैं, अगर बच्चे को दिशा पता नहीं है तो वो क्या स्थिति दर्शाएगा और क्या स्केच को समझेगा? अगर ये विषुवत रेखा है और हम उसे बता रहे हैं कि बेटा विषुवत रेखा
के नीचे साइड की अगर बात करें हम, तो अगर उसे स्थिति समझ में नहीं आ रही है तो वो देशांतर, अक्षांश रेखा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो नहीं समझ पाएगा, मैप भी वो नहीं समझ पाएगा। तो मैप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15, एडुसेट क्या है, ठीक है, एडुसेट क्या है वो हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है, एडुसेट क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए संचार तकनीक, ऑप्शन नंबर बी उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर डी प्रयोगशाला। तो फ्रेंड्स एडुसेट जो है वो है संचार तकनीक, एक प्रकार का संचार तकनीक है। ओके, तो यहाँ पर और ये एजुकेशन से रिलेटेड होता है एडुसेट, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सहायक सामग्रियों का एक चयन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सहायक सामग्रियों का एक चयन है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी केंद्रितता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन शिक्षण सहायक सामग्रियों का एक चयन है, भाई हम शिक्षण सहायक सामग्री का अगर चयन कर रहे हैं तो कौन से सिद्धांत वहाँ पर उपयोगी होंगे या कौन कौन से सिद्धांत उपयोगी होंगे, ठीक है। विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ति और रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मतलब तीनों के तीनों क्या है ये अप्लाई होंगे जब हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे तो विद्यार्थी को केंद्र में रखकर शिक्षण सहायक सामग्री लाएंगे, उद्देश्य की पूर्ति हेतु लाएंगे और रुचि और अभिप्रेरणा के अनुसार लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के सभी जो है वो इफेक्टिव आंसर है, मतलब उपरोक्त सभी। ओके, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 17, एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि, ठीक है, कृतिका वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही सेम क्वेश्चन है। एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि अधिगम विधि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक को आराम उपलब्ध होता है, ऑप्शन नंबर सी प्रभावी आकलन को सुगम बनाता है, ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों में को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधि का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है अधिगम विधि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 18 की, किसी भी शिक्षण अधिगम कार्य का केंद्रीय तत्व किसे माना गया है, मतलब हम कोई भी शिक्षण अधिगम कार्य कर रहे हैं तो उसका केंद्रीय तत्व किसे माना गया वो हमको बताना है। क्या उसे अभिप्रेरणा को माना गया है, ऑप्शन नंबर बी रुचि को माना गया, ऑप्शन नंबर सी बुनियादी ज्ञान को माना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभिप्रेरणा और रुचि दोनों को ही यहाँ पर क्या माना गया है, केंद्रीय तत्व माना गया है। किसे माना गया, अभिप्रेरणा और रुचि और भी दोनों को ही क्या किया है, माना गया है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा और रुचि मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, ठीक है। यस, प्रश्न नंबर 19, बच्चों के अधिगम का जब लगातार व्यापक मूल्यांकन किया जाता है तो उसे कहते हैं, जब हम बच्चों की सीखी हुई चीज़ का या बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या सीखना चाह रहे हैं, उनकी जो भी गतिविधियां हो रही हैं हम उसका लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी एक दिशीय मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये आंसर है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। बच्चों के अधिगम का जब हम लगातार क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। अब ये है हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सतत व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए व्यापक आधारित अधिगम, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन पर आधारित अधिगम, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर उसकी बात हम कर लेते हैं, तो ये है हमारा ए और बी दोनों, ठीक है। क्योंकि जो उद्देश्य है सतत और व्यापक मूल्यांकन के CCE के, ठीक है, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो
ये जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य है, उसमें आ जाएगा व्यापक आधारित अधिगम और व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन पर आधारित अधिगम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता है हमारा ये सेशन एंड। ठीक है, एनवायरनमेंट पेडागोजी के और भी लेक्चर्स आएंगे, तो सारे के सारे लेक्चर्स आप देखिए। जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है आप लोगों के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और आप लोगों को अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।